नमस्कार। विद्या संसार में आपका स्वागत है और आज का यह टॉपिक यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ज़रा एक पल के लिए सोचने वाली बात है। एक ऐसी दीवार के सामने खड़े होने की कल्पना करें जो 80 मंजिला गगनचुंबी इमारत जितनी ऊंची है। ये तो बहुत ही विशाल होगा। बिल्कुल। और उस विशाल दीवार के ठीक दूसरी तरफ मतलब एक पूरी की पूरी उफनती हुई नदी है जो लाखों टन के दबाव के साथ उसे तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और यही तो आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है। आज हम सिर्फ ईंट या कंक्रीट की निर्जीव दीवारों की बात नहीं कर रहे हैं। सही कहा। आज हम भारत के प्रमुख बांधों और जलाशयों के पीछे के विज्ञान, उनके भूगोल और इंजीनियरिंग का जो जादुई तालमेल है, उसका एक गहन विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, अक्सर लोग बांधों को सिर्फ नदी के रास्ते में खड़ी एक रुकावट मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में ये धड़कते हुए बुनियादी ढांचे हैं। ये वो रक्षक हैं जो बाढ़ को रोकते हैं, खेतों की प्यास बुझाते हैं और पूरे के पूरे राज्यों को रोशन करने वाली बिजली पैदा करते हैं। और जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भूगोल की किताबों में इन बांधों के नाम और आंकड़े दर्जनों बार रटे होंगे। हाँ, वो तो है। हर कोई जानता है कि टेहरी सबसे ऊंचा है और हीराकुड सबसे लंबा। बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ इन तथ्यों को दोहराने नहीं बैठे हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। जब हम इन तथ्यों के पीछे के क्यों और कैसे को समझ लेते हैं ना, तो रटने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। सही बात है। वो जानकारी हमेशा के लिए समझ का हिस्सा बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले इन दो महारथियों टेहरी और हीराकुड की बात करते हैं। टेहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। हम्म, तो मैं ये सोच रही थी कि इतनी ज्यादा ऊंचाई का कोई तो ठोस कारण रहा होगा। बिल्कुल है। और वो कारण पूरी तरह से उत्तराखंड के भूगोल में छिपा है। अच्छा। हाँ, देखिए, अगर हम भागीरथी नदी के बहाव क्षेत्र को देखें ना, तो वो हिमालय की बेहद गहरी और संकरी घाटियों से होकर गुजरती है। हाँ, समझ रही हूँ। वहां आपके पास बांध को दाएं या बाएं फैलाने के लिए जगह ही नहीं होती है। दोनों तरफ बहुत ऊंचे और खड़े पहाड़ होते हैं। ओ, तो मतलब आपके पास जगह नहीं है चौड़ाई में कुछ बनाने की। एकदम सही। जब आप चौड़ाई में निर्माण नहीं कर सकते, तो आपके पास पानी के उस भारी आयतन को रोकने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, ऊपर की तरफ निर्माण करना। ये तो वैसी बात हो गई जैसे घनी आबादी वाले शहरों में होता है। कैसे? मतलब जब जमीन कम होती है तो हम चौड़े घर बनाने के बजाय गगनचुंबी इमारतें या स्काईस्क्रेपर बनाते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। लेकिन पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पर इतना सारा पानी रोकने का एक बहुत बड़ा तकनीकी फायदा भी होता है। अच्छा, वो क्या? यह भौतिक विज्ञान का एक सीधा सा नियम काम करता है। पानी को आप जितनी ज्यादा ऊंचाई पर रोकेंगे, उसमें उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाएगी। ऊर्जा का भंडार। बिल्कुल। और जब उस पानी को एक नियंत्रित तरीके से नीचे गिराया जाता है, तो वो टरबाइन के पंखों से इतनी भयानक ताकत से टकराता है कि भारी मात्रा में जल विद्युत पैदा होती है। अरे वाह! मतलब वो संकरी घाटी जो एक मजबूरी थी, उसी ने इतनी ऊंचाई दी और वही ऊर्जा का खजाना बन गई। हाँ, यही तो इंजीनियरों की खूबी है। ये सच में भूगोल और इंजीनियरिंग का बेहतरीन तालमेल है। लेकिन अगर हम हीराकुड की बात करें जो उड़ीसा में महानदी पर बना है, तो वहां की कहानी बिल्कुल ही अलग लगती है। बहुत अलग है। मतलब 25.79 किलोमीटर की लंबाई। ये इतनी लंबी दूरी है कि अगर कोई पैदल चलना शुरू करे तो उसे कई घंटे लग जाएंगे। महानदी पर ऐसा क्या है कि वहां इतना लंबा बांध बनाना पड़ा? देखिए, महानदी का बर्ताव भागीरथी से एकदम अलग है। महानदी पहाड़ों की संकरी घाटियों से नहीं, बल्कि उड़ीसा के मैदानी और पठारी इलाकों से होकर बहती है। अच्छा, तो वहां पहाड़ नहीं है दोनों तरफ? बिल्कुल नहीं। मानसून के समय जब पीछे से भारी बारिश का पानी आता है ना, तो महानदी के पास फैलने के लिए बहुत बड़ा मैदानी इलाका होता है। वो एक सीमित रास्ते में बहने के बजाय एक विशाल क्षेत्र में फैल जाती है और इसी वजह से वहां भयंकर बाढ़ आती थी। मतलब वहां पानी को रोकने के लिए कोई प्राकृतिक घाटी या पहाड़ नहीं है जो दोनों तरफ से दीवार का काम कर सके। एकदम सही कहा आपने। वहां की जमीन समतल है, इसलिए उस विशाल इलाके में फैल रहे पानी को एक जगह रोकने और समेटने के लिए आपको एक बहुत लंबी कृत्रिम दीवार की जरूरत पड़ती है। समझ गई। इसीलिए उसे लगभग 26 किलोमीटर लंबा बनाना पड़ा। हाँ, पहाड़ों में नदी का वेग तेज होता है तो हम ऊंचाई से उसे साधते हैं। मैदानों में नदी का फैलाव ज्यादा होता है तो हम लंबाई से उसे नियंत्रित करते हैं। प्रकृति ही तय करती है कि डिजाइन कैसा होगा।
सच में ये विश्लेषण इन रटे रटाए आंकड़ों में जान डाल देता है। जगह के हिसाब से इंजीनियरिंग पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल बदलती है। और ये विविधता सिर्फ ऊंचाई या लंबाई तक सीमित नहीं है। अगर हम बांधों के आकार और उनकी बनावट को देखें ना, तो वहां भी एक अलग ही स्तर का विज्ञान काम कर रहा है। हाँ, वहाँ की इंजीनियरिंग और भी दिलचस्प है। जैसे हिमाचल और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध। इसे एक ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध यानी ग्रेविटी डैम कहा जाता है। और दूसरी तरफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर बांध है, जो सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध या मेसनरी डैम है। और इडुक्की को भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल, केरल का इडुक्की बांध, जिसे डबल कर्वेचर आर्क बांध कहा जाता है। तो ये ग्रेविटी डैम और आर्क डैम ये सामान्य दीवारों से अलग कैसे होते हैं? देखिए, ये तीनों बांध इंसान की उस क्षमता का प्रतीक हैं जो पानी के असीमित दबाव को थामने के लिए अलग-अलग भौतिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करती है। अंसगबाव तो सच में बहुत भयानक होता होगा। बिल्कुल। जब लाखों घन मीटर पानी किसी दीवार के पीछे जमा होता है, तो वो लगातार उस दीवार को धक्का देके गिराने की कोशिश करता है। इसी दबाव को झेलने के लिए ग्रेविटी डैम की अवधारणा सामने आई। तो भाखड़ा नांगल जैसे गुरुत्वाकर्षण बांध ये इस अकल्पनीय दबाव का सामना करते कैसे हैं? क्या वे जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जुड़े होते हैं? वे जमीन से मजबूती से जुड़े तो होते ही हैं, लेकिन उनका असली हथियार उनका अपना वजन होता है। उनका अपना वजन? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत भारी भरकम और तगड़ा पहलवान अखाड़े में अपने पैर मजबूती से जमा कर खड़ा हो जाए। अच्छा। अगर कोई सामान्य इंसान उसे धक्का देके गिराने की कोशिश करेगा, तो वो पहलवान हिलेगा तक नहीं, क्योंकि उसका अपना वजन ही उसे जमीन पर टिकाए रखने के लिए काफी है। ओ, तो मतलब भाखड़ा नांगल जैसे बांध इतने विशाल और भारी होते हैं कि बस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें नीचे खींच कर रखता है। ये एकदम सही। वे ठोस कंक्रीट के ढांचे होते हैं और पानी का दबाव उनके इस भारी भरकम वजन को हरा नहीं पाता। ये तो सीधा और स्पष्ट बल प्रयोग हो गया, मतलब वजन के खिलाफ वजन। लेकिन अगर नागार्जुन सागर बांध की बात करें, जिसे चिनाई या मैसनरी डैम कहा गया है, तो ये कंक्रीट के भारी ढांचे से कैसे अलग है? मैसनरी का मतलब है पत्थरों और ईंटों की चिनाई करना। भाखड़ा जैसे बांधों में लगातार कंक्रीट उड़ेला जाता है, लेकिन नागार्जुन सागर को बड़े बड़े पत्थरों और गारे, जिसे मोटार कहते हैं, उनको एक एक करके जोड़कर बनाया गया है। एक एक पत्थर जोड़कर? लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एक एक पत्थर रखकर बांध बनाना तो बहुत ही श्रम साध्य काम है। मतलब कंक्रीट का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान नहीं होता? बिल्कुल होता। लेकिन देखिए, इंजीनियरिंग हमेशा स्थानीय संसाधनों और आर्थिक व्यवहार्यता को देखकर की जाती है। अच्छा, तो उस समय क्या स्थिति थी वहां? जिस समय ये बांध बन रहा था, उस इलाके में प्रचुर मात्रा में पत्थर और भारी संख्या में कुशल मजदूर उपलब्ध थे। और पत्थरों की अपनी एक अलग ही ताकत होती है। पारंपरिक तरीका। हाँ, जब उन्हें सही तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करके चुना जाता है ना, तो वे एक ऐसी अभेद्य दीवार बनाते हैं जो पीढ़ियों तक खड़ी रहती है। ये तो आधुनिक समय में पारंपरिक निर्माण कला का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और अब उस बांध की बात करते हैं जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा हैरान किया। इडुक्की बांध। हाँ, इडुक्की का डबल कर्वेचर आर्क बांध। ये केरल में पेरियार नदी पर है। एक गुरुत्वाकर्षण बांध वजन पर निर्भर है, लेकिन ये आर्क यानी धनुष या मेहराब का आकार पानी को कैसे रोकता है? इडुक्की बांध भौतिक विज्ञान की खूबसूरती का सच में सबसे बड़ा उदाहरण है। एक आर्क बैंड ना गुरुत्वाकर्षण बांध की तरह बहुत मोटा और भारी नहीं होता। तो फिर ये पानी का दबाव कैसे झेलता है? अगर आप इसे ऊपर से देखें तो ये पानी की तरफ मुड़ा हुआ या उभरा हुआ दिखाई देगा, जैसे एक धनुष की डोरी आपकी तरफ हो और उसका लकड़ी वाला हिस्सा सामने की तरफ मुड़ा हो। पानी की तरफ घुमाओ, लेकिन आमतौर पर तो हमें लगता है कि पानी धक्का देगा तो दीवार पीछे की तरफ मुड़ जाएगी। ये तो पहले से ही पानी की दिशा में उभरा हुआ है। और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आपने कभी एक अंडे को अपनी हथेलियों के बीच रखकर उसके दोनों सिरों पर दबाव डालकर तोड़ने की कोशिश की है? हाँ, बिल्कुल की है, और वो आसानी से टूटता ही नहीं है। एकदम सही। आप जितनी भी ताकत लगा लें, अंडे का छिलका उस दबाव को बर्दाश्त कर लेता है। हाँ, क्योंकि उसका आकार गोल होता है। बिल्कुल। अंडे का घुमावदार आकार आपके द्वारा लगाए गए दबाव को एक जगह टिकने नहीं देता, वो उस दबाव को पूरे छिलके पर फैला देता है। आर्क बांध ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। इडुक्की बांध एक बहुत ही संकरी घाटी में दो बेहद मजबूत ग्रेनाइट के पहाड़ों के बीच बना है। जब नदी का पानी उस घुमावदार दीवार पर दबाव डालता है,
तो वो दीवार उस पूरे दबाव को अपने किनारों की तरफ मोड़ देती है। मतलब घाटी के उन ठोस पहाड़ों की तरफ। जी हाँ। ओह, मतलब दीवार पानी से खुद नहीं लड़ती, वो पानी की ताकत को पहाड़ों पर ट्रांसफर कर देती है। एकदम सटीक समझे आप। वो पानी की ही ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुद को दोनों तरफ के पहाड़ों के बीच और ज्यादा मजबूती से फंसा लेती है। ये तो कमाल है। इसे डबल कर्वेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ दाएं से बाएं ही नहीं मुड़ा है, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ भी इसमें हल्का घुमाव है। तो कम कंक्रीट का इस्तेमाल करके सिर्फ अपने आकार के दम पर इसने मजबूती हासिल कर ली। ये इंजीनियरिंग का चरम है सच में। बिल्कुल है। अब जब हम इन आधुनिक चमत्कारों की बात कर रहे हैं तो ये देखना भी जरूरी है कि ये केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, ये तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखाएं हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध या महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बना कोयना बांध। मैंने पढ़ा है कि कोयना बांध तो महाराष्ट्र के औद्योगिकरण का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। कोयना जैसी जल विद्युत परियोजनाएं किसी राज्य की नसों में बहने वाले खून की तरह होती हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत। हाँ, वहां पैदा होने वाली बिजली से ही राज्य के उद्योग, कारखाने और शहर चलते हैं। और वहीं अगर हम कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर बने तुंगभद्रा बांध की बात करें। हाँ, वो मुख्य रूप से सिंचाई के लिए है ना? जी, वो सिंचाई का एक विशाल नेटवर्क चलाता है जो सूखे इलाकों में भी कृषि को संभव बनाता है। ये आधुनिक परियोजनाएं तो हमारी आज की जरूरत है, लेकिन संदर्भ दस्तावेजों का अध्ययन करते समय मुझे एक ऐसा तथ्य मिला जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो क्या था? हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित कल्लनई बांध की, जिसे ग्रैंड एनिकट भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने कार्यरत बांधों में से एक है। जी हाँ, कल्लनई बांध प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसे समझना आज के इंजीनियरों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी इंजीनियरिंग पर बात करें, मुझे दस्तावेजों में एक बहुत ही अजीब सी बात नजर आई थी। अजीब सी बात? हाँ, एक जगह इस बांध का जिक्र करते हुए मिस्र के कालानाई बांध लिखा हुआ था। अच्छा, मिस्र? हाँ, और ये थोड़ा चौंकाने वाला था क्योंकि कावेरी नदी और तमिलनाडु तो विशुद्ध रूप से भारतीय भूगोल का हिस्सा है। यहाँ मिस्र यानी इजिप्ट का क्या काम? ये एक बहुत ही पैनी नजर है आपकी। देखिए, कभी-कभी जब हम अनुवादित स्रोत या पुराने शोध दस्तावेज पढ़ते हैं ना, हाँ, तो डेटा प्रविष्टि या टाइपिंग की गलतियों के कारण ऐसे विसंगत शब्द जुड़ जाते हैं। ओह, तो ये बस एक अनुवाद की गलती थी? बिल्कुल। दस्तावेजों में इसे जो भी लिखा गया हो, भौगोलिक और ऐतिहासिक वास्तविकता पूरी तरह स्पष्ट है। कल्लनई बांध 100% भारतीय उपमहाद्वीप का गौरव है। ये जानकर अच्छा लगा। इसका निर्माण चोल राजवंश के महान राजा कार्यकालन ने लगभग 2000 साल पहले करवाया था। यही बात इससे इतना खास बनाती है। मतलब 2000 साल। आज के समय में हम जो भी गैजेट खरीदते हैं उसकी वारंटी कुछ सालों में खत्म हो जाती है। सही बात है। लेकिन एक संरचना जो दूसरी शताब्दी में बनाई गई थी वो आज भी काम कर रही है और लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर रही है। ये हमारी प्राचीन तकनीक का लोहा है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज से 2000 साल पहले जब कोई आधुनिक कंक्रीट या भारी मशीनरी नहीं थी, तब उफनती हुई कावेरी नदी के बीचों बीच एक बांध कैसे बनाया गया होगा? ये सवाल सच में प्राचीन चोल इंजीनियरों की उस समझ को सलाम करने पर मजबूर करता है जो उनके पास जल गतिकी यानी फ्लूइड डायनेमिक्स को लेकर थी। उस समय नदी के बहाव को रोकना लगभग नामुमकिन था, तो उन्होंने नदी के खिलाफ लड़ने के बजाय नदी के बहाव का ही इस्तेमाल किया। कैसे? उन्होंने बहुत बड़े और बिना कटे हुए भारी पत्थरों को नदी के तल में डालना शुरू किया। तेज बहाव में तो पत्थर बह सकते हैं या खिसक सकते हैं ना? और यही तो उनका असली कौशल था। जब एक विशाल पत्थर को बहती नदी के रेतीले तल पर रखा जाता है तो पानी उस पत्थर के किनारों से बहुत तेजी से बहने लगता है। अच्छा, तो पानी अपना रास्ता बनाता है। हाँ, और वो तेज पानी पत्थर के नीचे की रेत को काटने लगता है। जैसे जैसे रेत कटती है वो भारी पत्थर धीरे धीरे खुद ही नदी के तल में गहराई तक धंसता चला जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल का तरीका है। मतलब पानी ही उस पत्थर के लिए नींव खोद रहा है। बिल्कुल। और जब एक पत्थर मजबूती से नीचे बैठ जाता तो उसके ऊपर और आसपास दूसरे पत्थर रखे जाते। और उन्हें जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? उन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किसी आधुनिक सीमेंट का नहीं, बल्कि मिट्टी, लेटराइट और कुछ पारंपरिक गारे का इस्तेमाल किया गया। प्राचीन सामग्री।
इस तरह एक मजबूत लहरदार दीवार खड़ी की गई जो नदी के पानी को पूरी तरह रोकती नहीं है, बल्कि उसके बहाव को सिंचाई की नहरों की तरफ मोड़ देती है। ये आज के डायवर्जन डैम का सबसे प्राचीन रूप है। पत्थरों का वजन, नदी की अपनी ताकत और रेत का प्राकृतिक कटाव, इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया जो सहस्राब्दियों से अजेय है। ये जानकर सच में बहुत गर्व होता है। बिल्कुल होना चाहिए। अब प्राचीन भारत की इस इंजीनियरिंग से निकलकर अगर हम आज के भारत को एक वैश्विक मंच पर देखें तो हमारे पास एक बहुत ही शक्तिशाली आंकड़ा है। वो आंकड़ा क्या है? दुनिया में बड़े बांध बनाने के मामले में भारत आज तीसरे स्थान पर है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का रिकॉर्ड नहीं है। ये आंकड़ा भारत की सबसे बड़ी जरूरत और उसकी भौगोलिक मजबूरी की कहानी कहता है। मजबूरी? हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, ये तो एक उपलब्धि है ना, इसमें मजबूरी कैसे? देखिए, अगर हम इसे व्यापक नजरिए से समझें तो एक देश इतने हजारों बड़े बांध क्यों बनाता है? ये कोई शौक तो है नहीं। सही बात है, पैसा और समय दोनों बहुत लगते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसकी आबादी आज अरबों में है और हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी नींव आज भी हमारी कृषि है। खेतों को पानी चाहिए और अरबों लोगों को पीने का साफ पानी चाहिए। लेकिन अगर हम भारत में बारिश के पैटर्न को देखें ना, तो ये पूरी दुनिया में अपने आप में अनोखा और चुनौतीपूर्ण है। आप हमारे मॉनसून की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, हमारे यहाँ साल भर में जितनी भी बारिश होती है उसका लगभग 80% हिस्सा मॉनसून के उन कुछ महीनों यानी जुलाई से सितंबर के दौरान ही गिर जाता है। ओह, और बाकी के महीने? बाकी के 8 से 9 महीने हमारे यहाँ बारिश नामात्र की होती है या बिल्कुल नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़ा असंतुलन है। मतलब 100 दिन पानी पानी और बाकी के 265 दिन सूखा। बिल्कुल, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम मॉनसून के दौरान तेजी से नदियों में आने वाले उस भारी पानी को रोकेंगे नहीं तो वो क्या करेगा? शायद तबाही मचाएगा। हाँ, वो सबसे पहले मैदानी इलाकों में भयंकर बाढ़ लाएगा और फिर कुछ ही हफ्तों में बहकर समुद्र में मिल जाएगा। यहाँ वो खारा और हमारे लिए पूरी तरह अनुपयोगी हो जाएगा। और फिर जब सर्दियों या गर्मियों में हमारे किसानों को फसलें उगानी होंगी तब उनके पास पानी की एक बूंद नहीं होगी। यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए उस 100 दिन के बारिश के पानी को हमें बाकी के 265 दिनों के लिए बैंक में जमा करना पड़ता है। अच्छा, पानी का बैंक? जी, हमारे बांध और जलाशय पानी के वही बैंक हैं। सरदार सरोवर, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, ये सब उसी जमा पूंजी के भंडार हैं जो पूरे साल हमारी जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अगर ये बांध ना हो तो भारत का कृषि ढांचा पूरी तरह चरमरा जाएगा। हम दुनिया में तीसरे नंबर पर इसलिए हैं क्योंकि हमारी आबादी और हमारे मॉनसून के मिजाज ने हमारे लिए अनिवार्य कर दिया है। यह बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात समझाई आपने। जल सुरक्षा ही असल में खाद्य सुरक्षा है। बिल्कुल। और सिर्फ भोजन ही नहीं, हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा भी तो चाहिए। एकदम सही कहा आपने। उद्योगों को चलाने के लिए, शहरों को रोशन करने के लिए हम पूरी तरह से कोयले या जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते ना। वो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। हाँ, प्रदूषण की समस्या भी है। इसलिए जल विद्युत हमारे लिए एक बहुत बड़ा, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। ये बांध एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं: बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और स्वच्छ ऊर्जा। आज की इस गहन चर्चा ने वास्तव में सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। मुझे भी इस पर बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने देखा कि कैसे टिहरी की ऊंचाई और हीराकुड की लंबाई वहां की भौगोलिक मजबूरियों का ही नतीजा है। हमने गुरुत्वाकर्षण बांधों के उस पहलवान जैसे वजन, चिनाई वाले बांधों की कला और आर्क बांधों के उस अंडे जैसे घुमावदार विज्ञान को समझा। और हमने ये भी तो देखा कि 2000 साल पुराने कल्लनई बांध के रूप में हमारे पास एक ऐसी विरासत है जो बताती है कि पानी के साथ तालमेल बिठाने की कला हमारे यहाँ सदियों से मौजूद है। बिल्कुल, और आज का हमारा विशाल बांध नेटवर्क उसी कला का आधुनिक जरूरत के हिसाब से विकसित हुआ रूप है। सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल कंक्रीट और पत्थरों के ढेर नहीं है। ये हमारे देश की रगों में बहने वाले जीवन को नियंत्रित करते हैं। तो आज की चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ जरूर छोड़ना चाहूंगी। बताइए। हमने देखा कि कैसे इन बांधों को नदियों के एक खास बर्ताव, एक खास भौगोलिक स्थिति और मानसून के एक निश्चित पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। जी। लेकिन आज पूरी दुनिया और हमारा देश भी जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के एक अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है। ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय है। बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं। कभी अप्रत्याशित सूखा पड़ता है तो कभी एक ही दिन में पूरे महीने की बारिश हो जाती है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं
और नदियों का स्वभाव बहुत उग्र और अनिश्चित होता जा रहा है। तो जरा सोचने वाली बात है कि ये विशाल बांध, जिन्हें एक स्थिर और अनुमानित मौसम के आधार पर बनाया गया था, वो आने वाले दशकों की इन अनिश्चितताओं का सामना कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब नदियां अपना पुराना बर्ताव छोड़ देंगी, तब क्या हमारे ये अजेय लगने वाले कंक्रीट के ढांचे हमारी जल और ऊर्जा सुरक्षा को ऐसे ही संभाल पाएंगे? या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों को जल प्रबंधन के कुछ बिल्कुल नए, लचीले और अभिनव तरीके खोजने पड़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस पे जरूर मंथन होना चाहिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।